7 मार्च 2017 को विकीलीक्स पर एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट पब्लिश होना शुरू होती है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स की खुफिया एजेंसी CIA की 2013 से 2016 तक की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस टेक्निक्स, ग्लोबल हैकिंग प्रोग्राम्स और US कॉन्सुलेट को हैकर बेस बनाने के सबूत शामिल थे, जो US और यूरोपियन कंपनी प्रोडक्ट्स जैसे एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और हत्ता के सैमसंग टीवीज को हिडन माइक्रोफोन्स में तब्दील करने की एक्टिविटीज़ के एविडेंस जाहिर कर रहे थे। CIA ने इन डॉक्यूमेंट्स की असलियत को ना ही कभी एक्सेप्ट किया और ना ही डिनाई, मगर अमरीकी हुकूमत ने किसी को इस लीक का जिम्मेदार ठहराया, मुकदमा चलाया और सज़ा भी दी, जिन्हें हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा उन डॉक्यूमेंट्स ने यह भी रिवील किया कि कैसे फ्रैंकफर्ट में मौजूद यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे बड़ी कॉन्सुलेट साइबर ऑपरेशन के लिए हैकर बेस के तौर पे यूज़ हो रही थी। विकीलीक्स ने इस सीरीज़ को वर्ल्ड 7 कोड नेम दिया, जिसमें 8761 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स थे, जो कि एजेंसी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स की अब तक की सबसे बड़ी पब्लिकेशन थी। तो आखिर CIA ने ऐसे कौन से टॉप सीक्रेट साइबर वेपन डेवलप कर रखे थे जिन्हें दुनिया से छुपाया जा रहा था और उन्हें कहां ऑपरेट कर रही थी? ख़वातीन और हज़रात, इन्फोवर्स पे खुशामदीद। आज की वीडियो वर्ल्ड 7 से मिलने वाली लीक्ड इन्फॉर्मेशन और रिटायर्ड एजेंट्स के स्टेटमेंट्स पर बेस्ड है, जिससे दुनिया भर में तहलका मच गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आमतौर पर इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम ही तमाम तरह की ज़रूरी मालूमात हासिल करना होता है, और ये कोई हैरानी की बात नहीं कि CIA भी हैक करती होगी। मगर सवाल ये है कि किस हद तक। अगर आपका फ़ोन हैक हो जाए तो शायद ये सब कुछ बता सकता है आपके बारे में। लीक होने वाले डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक एजेंसी के पास लाखों लाइंस कोड पर मुश्तमिल बहुत से पावरफुल साइबर वेपन्स थे, जो कि 2017 तक दुनिया में किसी भी चीज़ और किसी भी शख्स को हैक करके जासूसी करने की सलाहियत रखते थे। मार्च 2017 से सितंबर 2017 तक टोटल 24 पार्ट्स में डॉक्यूमेंट्स लीक किए गए। अगर उनका खुलासा किया जाए तो CIA एप्पल्स आईफोन, गूगल एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, सैमसंग स्मार्ट टीवीज, कार और वाईफाई राउटर्स को हैक और मुकम्मल तौर पर काबू कर सकती थी। मिसाल के तौर पे वीपिंग एंजल एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसे इस्तेमाल करते हुए CIA स्मार्ट टीवी को एक फेक ऑफ मोड में डाल सकती थी। बज़ाहिर देखने पे टीवी ऑफ ही दिखाई देता, मगर असल में ये टीवी में मौजूद माइक्रोफोन को इनेबल करता और बातें रिकॉर्ड करके इंटरनेट के जरिए CIA को भेजता। CIA की मोबाइल डिवाइस ब्रांच ने कई ऐसे प्रोग्राम्स डेवलप किए थे जो रिमोटली स्मार्टफोन्स को हैक और कंट्रोल कर सकते थे। हैक्ड फोन्स को ये इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती थी कि वो CIA को यूज़र का जियो लोकेशन, ऑडियो और टेक्स्ट कम्युनिकेशन भेजे और खुफिया तरीके से फ़ोन का कैमरा और माइक्रोफोन को एक्टिवेट करे। साइबर सिक्योरिटी फर्म साइमेंटिक ने वर्ल्ड 7 डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस किया और कुछ सॉफ्टवेयर को उन साइबर अटैक्स से क्लोजली मैच किया जो लॉन्गहॉर्न ने किए थे। साइमेंटिक को पहले से शक था कि लॉन्गहॉर्न गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है और उसकी यूजेज को 16 मुल्कों में 40 टारगेट्स के अगेंस्ट ट्रैक किया गया था। वर्ल्ड 7 के मुताबिक CIA ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट्स का भी इस्तेमाल करती थी, जो कि सॉफ्टवेयर में नहायत ही खतरनाक अनआइडेंटिफाइड सिक्योरिटी कमजोरियां होती हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को उन कमजोरियों का पता नहीं होता, इसलिए वो इन्हें ठीक नहीं कर सकते। इससे सॉफ्टवेयर यूजर्स के लिए मुख्तलिफ खतरात बढ़ जाते हैं और हैकर सॉफ्टवेयर में मौजूद इन फ्लॉज का फ़ायदा उठाते हैं। इसकी मिसाल इस तरह है कि आप कैसे अपने घर को चोरों से बचा सकते हैं अगर आपके घर में दूसरी एंट्रेंस हो जो आपको मालूम ही ना हो। CIA और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी सिस्टमैटिक तौर पर ऐसी ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटीज़ की तलाश करती थी और फिर इन्हें साइबर वेपन्स जैसे पावरफुल वायरसेस और ट्रोजन्स बनाने के लिए इस्तेमाल करती। मगर अगर ये साइबर वेपन्स गलत हाथों में चले जाएं तो क्या होगा? नोटपैडिया और वानाक्राई शायद प्राइम एग्जाम्पल हैं, जो कि लीक्ड साइबर वेपन टेक्निक्स पर बनाए गए थे। ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटीज़ के लिए एक बड़ा ब्लैक मार्केट भी मौजूद है। फॉर्मर एजेंट्स को बार बार मुकदमों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो आसानी से साइबर वेपन्स लेकर चले जाते हैं। कुछ कंपनीज जैसे कि ज़ेरोडियम ज़ीरो डेज को खरीदती और इंटेलिजेंस एजेंसीज को बेचती है। आमतौर पे किसी भी मुल्क में मौजूद किसी दूसरे मुल्क की कॉन्सुलेट का काम होता है होस्ट कंट्री के रेजिडेंट्स को वीज़ा इशू करना और अपने मुल्क के शहरियों की मदद और उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करना जो कि कॉन्सुलर डिस्ट्रिक्ट में रहते या सफ़र करते हैं। एम्बेसी के बरक्स कॉन्सुलेट आमतौर पर बड़े शहरों में होती हैं, ना कि कैपिटल सिटी में। इसी तरह जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में मौजूद US कॉन्सुलेट का काम भी यही था, मगर शायद हकीकत में वो उससे कुछ ज़्यादा ही कर रहे थे। वर्ल्ड 7 के पहले हिस्से एयर ज़ीरो ने यह भी जाहिर किया कि CIA ने फ्रैंकफर्ट में मौजूद US कॉन्सुलेट को हैकिंग अटैक्स के लिए स्ट्रेटेजिक हब बनाया था, यूरोप, चाइना, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के लिए। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक CIA फ्रैंकफर्ट कॉन्सुलेट जनरल ऑफिस को
साइबर ऑपरेशंस के लिए हैकर बेस के तौर पे इस्तेमाल कर रही थी। CIA हैकर्स जो फ्रैंकफर्ट कॉन्सुलेट से ऑपरेट करते थे, उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और स्टेट डिपार्टमेंट कवर दिए गए थे ताकि वो कस्टम्स ऑफिसर्स को गुमराह करके जर्मनी में दाखिल हो सकें। कस्टम ऑफिसर्स का कॉमन सवाल होता है कि आप उनकी कंट्री क्यों विजिट कर रहे हैं या आप यहाँ क्यों हैं, और अगर ब्लैक पासपोर्ट के साथ कवर एजेंट आंसर करे कि वो अपने मुल्क की कॉन्सुलेट में टेक्निकल कंसल्टेशन को सपोर्ट करने आया है तो पासपोर्ट पे स्टैंप आसानी से लग जाती। और इन सब के बावजूद अगर फिर भी कस्टम ऑफिसर को शक हो जाए और वो सेकंड इंटरव्यू के लिए कवर एजेंट को दूसरे रूम में ले जाए तो उसे कैसे सरवाइव करना है, उसकी भी पूरी ट्रेनिंग दी गई थी। 21 दिसंबर 2014 को विकीलीक्स ने 2 क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए। ये डॉक्यूमेंट डिटेल्स बताते हैं कि कैसे फॉल्स आईडी का इस्तेमाल करते हुए एयरपोर्ट्स पर कवर कैसे मेंटेन रखना है, खुसूसन ऑपरेशंस के दौरान यूरोपियन यूनियन और शेंजन पासपोर्ट कंट्रोल सिस्टम में एंट्री करते वक्त। एक तफसीली गाइड CIA असेसमेंट ऑन सर्वाइविंग सेकेंडरी स्क्रीनिंग में मौजूद है। कुछ हैकिंग ऑपरेशन में टारगेट के करीब रहना ज़रूरी होता है। यूरोप में एक मरतबा पहुंचने के बाद एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र आसान है, इसलिए फ्रैंकफर्ट US कॉन्सुलेट हैकिंग बेस कैंप बनाने के लिए आइडियल लोकेशन थी। जो कुछ भी फ्रैंकफर्ट में हो रहा था, जर्मनी का उस पर कोई कंट्रोल नहीं था और ना ही उसे कोई खबर। वॉल्ट सैमन का सबसे बड़ा सबक शायद ये है कि किसी के पास भी कंट्रोल नहीं था। हर साइबर वेपन किसी भी इंसान के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क है। साइबर वेपन चाहे कितना ही सिक्योर या कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, असल में वो बस कोड है जो आसानी से कॉपी, चोरी और तेज़ी से फैलाया जा सकता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज बार बार अपने सबसे पावरफुल वेपन्स खो देती हैं और फिर कोई भी टीनेजर इन्हें इस्तेमाल कर सकता है, जो कि करोड़ों लोगों को इंटरनेट पर खतरे में डाल देता है। क्या ये बेहतर नहीं होता कि अगर कोई सिक्योरिटी फ्लॉ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में नज़र आ रहा हो तो माइक्रोसॉफ्ट को सीधा इन्फॉर्म कर दिया जाए? अगर एजेंसीज फ्लॉ का पता चला सकती हैं तो दुनिया भर में मौजूद एक्सपर्ट हैकर्स भी इसे ढूंढकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉल्ट 7 रिलीज ने CIA को मजबूर कर दिया विकीलीक्स को गैर रियासती दुश्मन इंटेलिजेंस सर्विस डिक्लेयर करने पर। जुलाई 2022 में फॉर्मर CIA सॉफ्टवेयर इंजीनियर जोशुआ शेल्ड को हैकिंग, FBI से झूठ बोलने और डॉक्यूमेंट्स को विकीलीक्स पर लीक करने के जुर्म में मुजरिम ठहराया गया और फरवरी 2024 को उसे जासूसी के जुर्म में 40 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज को अप्रैल 2019 से जून 2024 तक HM प्रिजन बेलमार्श लंदन में रखा गया। जून 2024 में असांज ने US प्रोसिक्यूटर के साथ एक डील एग्री की। डील के टर्म्स के मुताबिक विकीलीक्स को अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स वापस करने या डिस्ट्रॉय करने और एक एफिडेविट प्रोवाइड करने का ऑर्डर दिया गया। हियरिंग के बाद असांज को रिलीज कर दिया गया और अपने मुल्क ऑस्ट्रेलिया जाने की आज़ादी दी गई। क्या एजेंसीज के लिए किसी को हैक करना आज भी इतना ही आसान है, और अगर ऐसा है तो इससे कैसे बचा जा सकता है? साइबर अटैक्स के टॉपिक पर इन्फोवर्स पे वीडियो पहले से मौजूद है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज की वीडियो यहाँ इख्तिताम होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक दिलचस्प टॉपिक के साथ। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। महफूज रहें।